जो हम वर्क डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास में एक बॉडी है, उस पर हमने एक फोर्स लगाया एफ ऐसा, और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एस इस तरफ, एंड दिस एंगल हैज बीन गिवन टू बी थीटा। तो अब मैं इस फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा एफ cos थीटा, और ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा एफ sin थीटा। अब इस बॉडी पर जब मैंने ये फोर्स लगाया, उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो इस तरफ के डिस्प्लेसमेंट के लिए इस तरफ का फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इस फोर्स का लेना देना, वाई डायरेक्शन की फोर्स का लेना देना एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से नहीं हो सकता। इसीलिए हमने अब इस डेफिनेशन को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, और हमने बोला कि अब जो वर्कडन है वो है एफ cos थीटा इंटू एस। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा आप क्लियरली देखिए, थीटा जो है वो एफ और एस के बीच में एंगल है। तो अब ये जो थीटा है, इट इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहला तो डाउट हमारे मन में ये आ सकता है कि हमने फोर्स इस तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ। ऐसा क्यों? जिस तरफ फोर्स लगा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ होना चाहिए। तो इस बात को आप समझिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स नहीं लग रहा है उस बॉडी पर। अगर उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होता और कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो वो इस तरफ ही जाता। लेकिन अज्यूम कीजिए ये मेरे पास में एक ब्लॉक है, यहाँ पर रखा हुआ है, और आप यहाँ पर एफ फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये फ्लोर को नहीं छोड़ता है तो ऑब्वियसली ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ रहेगा। और इस पे और दूसरे फोर्सेस भी लग रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है और एक एमजी फोर्स भी नीचे लग रहा है। तो नॉर्मल ऊपर और एमजी नीचे और एक फोर्स एफ, इन तीनों की वजह से ये इस तरफ जा रहा है। हम तो सिर्फ इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें इस फोर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है वो देखना चाह रहे हैं। मतलब इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए ये फोर्स कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने निकाला एफ cos थीटा। तो वर्क डन को हमने डिफाइन कर दिया एफ cos थीटा इंटू एस। अब इसी वर्क डन को हमने स्केलर फॉर्म में लिखा, इट इज नथिंग बट एफ डॉट एस। तो हमारा फार्मूला वर्क डन का एफ डॉट एस हो गया। लेकिन मैं ये फार्मूला तभी लगाऊंगा व्हेन एफ इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कहाँ पर? पूरे डिस्टेंस एस तक, ये जो जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस पूरे डिस्प्लेसमेंट में ये फोर्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। सो वेयर इज एफ इज कांस्टेंट ओवर डिस्टेंस एस। मैंने डिस्टेंस लिख दिया, इट शुड बी डिस्प्लेसमेंट, राइट? पूरे डिस्प्लेसमेंट तक वो कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? ठीक है। अगर फोर्स वेरिएबल होता तो क्या करते? तो कुछ नहीं, हम तभी भी वर्क डन निकाल लेते। लेकिन फिर हम फोर्स लेते एफ और बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते डीएस। हम छोटा सा वर्क डन फोर्स को छोटे से डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते, और हमको बहुत छोटा सा वर्क डन मिल जाता, और उसको हम जोड़ देते। तो ये वाला फार्मूला जो है ये वेरिएबल फोर्स के लिए। अब वेरिएबल फोर्स के लिए नहीं है, ये हर जगह पर हम लोग लगा सकते हैं, ये कांस्टेंट के लिए भी लगा सकते हैं। क्योंकि अगर फोर्स कांस्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाला जो फार्मूला है इट इज एप्लीकेबल व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, एंड इट इज एप्लीकेबल व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। दोनों तरफ, दोनों केसेस में ये फार्मूला एप्लीकेबल है। क्योंकि अगर फोर्स कांस्टेंट होता, देखिए तो मैं क्या लिखता, वर्क डन को लिखता मैं एफ डी एस, और इनके बीच का एंगल cos थीटा, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल गया एफ, देखिए
cos थीटा कांस्टेंट है, बाहर निकल गई। इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी इक्वल टू f cos थीटा इंटू s, तो वही आ गया, राइट। तो ये वाला जो फार्मूला मैं निकालता हूं कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है s डिस्टेंस तक, वो इंटीग्रेशन से ही निकालते हैं हम लोग। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट चेंज, राइट। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो भी कवर कर लेते हैं। ये जो वर्क डन है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। दूसरा, इसका जो यूनिट है वो आपका जूल हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फ्रेम डिपेंडेंट होता है। अब फ्रेम डिपेंडेंट का मतलब क्या है ये मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में न्यूमेरिकल पार्ट चलेंगे हम लोग। फ्रेम डिपेंडेंट का मतलब ये है, अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग वर्क डन दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, और ये एक मास है कैपिटल एम मास का। ये ग्राउंड पर है, और यहाँ पर दो ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर ए एंड दिस इज ऑब्जर्वर बी। और कुछ समय के बाद में ऑब्जर्वर ए, ये रहा, पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो आगे जा चुका है, क्योंकि वो आगे मूव कर रहा है। तो ये रहा एम, स्मॉल एम उसके ऊपर रखा हुआ है, वो भी आगे जा चुका है, लेकिन बी भी साथ में जा चुका है आगे, राइट। अब इस एम का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस स्मॉल एम का, तो उस पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर टच करने लगने वाला फोर्स, जो यहाँ पर टच करके लग रहा होगा, दैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स, वो मुझे पता, दैट इज नथिंग बट नॉर्मल। और दूसरा क्या है, mg फोर्स। लेकिन फिर ये आगे कैसे गया होगा, यहाँ से यहाँ पर आगे कैसे चला गया। पहले ये ब्लॉक यहाँ कहीं पर रखा हुआ था, और अभी आगे पहुंच गया। इसका मतलब यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, जो इसको आगे ले जा रहा होगा। बहुत सिंपल है, जब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, तो ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगाएगी आगे की तरफ, तो वो लग गया। अब अगर मैं इस आदमी से पूछूंगा, इस ऑब्जर्वर से पूछूंगा कि व्हाट इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ था, ये वाला ऑब्जर्वर, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क डन एज ऑब्जर्व्ड बाई ए जो वर्क डन बोलेगा वो पॉजिटिव बोलेगा, कि फ्रिक्शन ने इस पर आगे फोर्स लगाया है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हुआ है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। बट वहीं अगर हम इस बी से पूछेंगे, तो देखिए बी क्या बोल रहा होगा। बी के लिए कभी ए की इस ब्लॉक की दूरी चेंज ही नहीं हुई, तो हमेशा बी के लिए एम जो है, ये वाला जो ब्लॉक है, वो रेस्ट पर ही है। और अगर ऐसा है, तो बी बोल रहा होगा कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो है वो जीरो है। मतलब अलग अलग फ्रेम के लिए वर्क डन अलग अलग होता है, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए वर्क डन अलग अलग होता है। बस ये वाला पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया। अब न्यूमेरिकल पार्ट देख लेते हैं। हमें बस ये पता करना है कि इनमें से हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस लगाना है, या वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट टी एस। वर्क डन एफ डॉट एस में तब लगाऊंगा जब फोर्स कांस्टेंट है और एंगल चेंज नहीं हो रहा हो, और दूसरा, जब फोर्स वेरिएबल होगा, तब मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका, सबसे आसान क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका 10 kg का ब्लॉक, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया।
और ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पर आ गया है। देखिए कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लीजिए 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्क डन? सिंपल है, फोर्स पूरा कांस्टेंट माना है मैंने इतने डिस्टेंस तक, तो वर्क डन का फार्मूला में एफ डॉट एस यूज करूंगा मैं। फोर्स को मैंने लिखा 10, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है इसीलिए एफ डॉट एस लिखा है, वरना एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। फोर्स की जगह पर मैंने लिखा 10, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर लिखा 20, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो जीरो है, तो कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, सो आंसर इज 200 जूल्स। अब एक काम करते हैं, ये हमने 10 केजी की बॉडी ली, इस पर हमने 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, लेकिन 60 डिग्री पर लगाया, और फिर इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमने करा, बॉडी यहां पर आ गई, एंड लेट इट बी इक्वल टू से 20 मीटर। तो क्या फोर्स कांस्टेंट है? हाँ बिल्कुल फोर्स कांस्टेंट है। क्या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो हम वर्क डन का फार्मूला एफ डॉट एस यूज कर सकते हैं। फोर्स है हमारा 10 न्यूटन, डॉट मतलब कॉस, और किस किस के बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री। तो हमने लिख दिया कॉस 60, और फिर हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट हमको लिखना चाहिए 20। सो आंसर इज 10 cos 60 मतलब 1/2 into 20, so it comes out to be 100 joules, right? अब ये जो चीज हमको बताई गई है, ये हमको क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में भी दिया जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में कैसे? जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हमने जो फोर्स अप्लाई करा है, उसने दिया है अ फोर्स ऑफ 3 i प्लस 4j प्लस 2k displaces particle from 2,1,1 to 5,2,3। मतलब अब इन्होंने यहां से इसकी पोजीशन ही बता दी हमको। वो पोजीशन क्या थी? 2,1,1 और 5,2,3 पर हमने उसको पहुंचा दिया। तो इस बार उन्होंने क्वेश्चन में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भी बोला है। क्या फोर्स कांस्टेंट है? बिल्कुल फोर्स कांस्टेंट है। सीधा सीधा एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है? 3। वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना है? 4। जेड डायरेक्शन में फोर्स कितना है? 2। तो फोर्स तो कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनिशियल पोजीशन है आर आई, पार्टिकल है 2,1,1 पर, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2 तो 2 i के, वाई कोऑर्डिनेट 1 तो j के, और जेड कोऑर्डिनेट भी, जेड कोऑर्डिनेट भी 1 है तो k के। ये इनिशियल है। और फाइनल पोजीशन क्या होगी? फाइनल पोजीशन वो पहुंच गया है 5,2,3 पर। एक्स में 5, दिस इज 5 i प्लस 2 j प्लस 3 k। ये देखिए 3 k, 2 j, 5 i। अब यहां से हमको क्या निकालना है? यहां से हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आर फाइनल मतलब 5 i प्लस 2 j प्लस 3 k माइनस 2 i प्लस j प्लस k। So this is 5 i minus 2 i। So this is 3 i plus 2 j minus j, so plus j plus 3 k minus k, तो ये हो गया 2 k। तो अब मुझे फोर्स भी पता है, फोर्स है 3 i प्लस 4 j प्लस 2 k, और मुझे डिस्प्लेसमेंट भी पता है, दिस इज 3 i
प्लस जे के प्लस 2 के। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या हमारा फोर्स कांस्टेंट है एस डिस्टेंस तक? ऑफ कोर्स हमारा फोर्स पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसलिए मैं वर्क डन जो है उसमें एफ डॉट एच यूज कर सकता हूं। और जब हम डॉट करते हैं तो आई वाला आई के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 into 3 हो गया 9, 4 into 1 4, और के वाला के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 into 2 फिर से हो गया 4। और ध्यान रखिएगा, वर्क डन मैंने आपको बताया इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसके साथ में कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, so it comes out to be 17 जूल्स। तो वर्क डन हमारा 17 जूल्स निकल गया। ठीक, और कांस्टेंट फोर्स से एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास है m, और वो ऊपर से नीचे आ रही है स्लिप करके, राइट। उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा, और इसको हम लोग बोल देते हैं एस। एस इज डिस्प्लेसमेंट। और फिर हमको पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं वो कितना वर्क कर रहे हैं वो आप निकाल दीजिए। तो पहले पता कर लेते हैं कौन कौन से फोर्सेस हैं इस पर जो वर्क कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर कांटेक्ट है, तो यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, इस जगह पर कांटेक्ट है, राइट। तो इस जगह पर कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स किस तरफ होगा, ये वाला होगा, नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन है ऐसा और डिस्प्लेसमेंट ऐसा, तो बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, कोस 90 का वैल्यू होता है 0। तो अगर कोस 90 का वैल्यू 0 है तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा, 0 ही होगा। और ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर वाले फोर्स का तो इसमें कोई लेना देना होगा ही नहीं, इसीलिए वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा, 0। कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है, वो मैंने बना दिया, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, एंगल 90 डिग्री। इस फोर्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं हो सकता, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल ये हमने बोला है 0, राइट। अब और कोई सा फोर्स है, हाँ बिल्कुल एक और फोर्स है, दिस इज mg फोर्स। ये रहा mg फोर्स। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख देते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। सो प्लीज सी हियर, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखेंगे, फोर्स लग रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को दोबारा से यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एस, और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। तो अब मैं फोर्स लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, और उनके बीच का एंगल लिख रहा हूँ। तो वर्क डन में एफ डॉट एस ही होता है, ठीक। एफ डॉट एस क्यों लगाया, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स की जगह पर मैंने लिखा एम जी, एंगल की जगह पर मतलब लिखा मैंने कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर मैंने लिख दिया एस। सो आंसर विल बी इक्वल टू एम जी cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। ये देख लीजिए, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी भी लिख दिया हमने। अब अज्यूम करो कि यहाँ पर फ्रिक्शन भी होता। अगर फ्रिक्शन होता और ये ब्लॉक नीचे आ रहा होता तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होता, तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होता तो यहाँ पर हमने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमको पता है एम जी कॉस थीटा होता है, राइट। वंस अगेन वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी लिख देते हैं अपन लोग, वर्क डन बाई फ्रिक्शन
क्या मैं फार्मूला एफ डॉट एस यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कांस्टेंट है और उसका वैल्यू हमेशा म्यू एम जी कॉस थीटा ही लगेगा। सो एफ की जगह पर मैंने लिखा म्यू एम जी कॉस थीटा। ये देखिए म्यू एम जी कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एस, लेकिन एंगल जो है दोनों के बीच में 180, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180। तो यहां से मैंने निकाल दिया इट विल बी इक्वल टू म्यू एम जी एस कॉस थीटा, और कॉस 180 की जगह पर मैंने रख दिया -1। तो ये वर्क डन हो गया। और मैंने आपसे पूछा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो अगर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस पूछा है, नेट वर्क डन पूछा है, तो सारे ऐड कर दीजिए। नॉर्मल का 0 है, ग्रेविटेशन का एम जी एस साइन थीटा है, और फ्रिक्शन का म्यू एम जी एस कॉस थीटा है। दिस इज नेट वर्क डन। बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेट वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ेंगे। बट फॉर दिस सेशन इट इज क्लियर कि हम वर्क डन कांस्टेंट फोर्स से कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारा वेरिएबल फोर्स बचा हुआ है, राइट। बस एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूं मैं कि वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जब एंगल जो है थीटा वो 0 और 90 के बीच में रहेगा, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो वर्क डन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन वहीं पर ये तो हमने देख ही लिया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनका आपस में तो कोई लेना देना है नहीं। तो थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वहीं पर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, और इस बार एंगल देखिए 90 से ज्यादा है, तो थीटा 90 से ज्यादा और 180 से कम। सो वंस अगेन आई कैन से वर्क डन विल बी नेगेटिव, क्योंकि कॉस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है। और यहाँ पर दिख ही रहा है ये वाला फोर्स जो है वो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, और ये वाला फोर्स इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा मतलब नेगेटिव वर्क डन, राइट। ठीक है, अब हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देख लेते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पूछा जाएगा, तो हम वर्क डन को एफ डॉट डी एस लिखेंगे और उसका इंटीग्रेट करेंगे। जो एस वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो डीएस वेक्टर जो होगा वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप होगा। बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें छोटा सा एक्स डिस्प्लेसमेंट भी आया, छोटा सा वाई डिस्प्लेसमेंट भी आया, छोटा सा जेड डिस्प्लेसमेंट भी आया। और ये जो फोर्स है एफ, ये कुछ इस टाइप से हो सकता है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। अभी कांस्टेंट फोर्स लिखा है मैंने, लेकिन है ये वेरिएबल फोर्स, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में है, ये वाला जो फोर्स है वो वाई डायरेक्शन में है, ये वाला फोर्स जेड डायरेक्शन में है। तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? मैं फोर्स को लिख सकता हूँ एक्स डायरेक्शन का फोर्स आई कैप, वाई डायरेक्शन का फोर्स जे कैप, और जेड डायरेक्शन का फोर्स के कैप। और फिर मैं छोटा सा वर्कडन लिख देता हूँ। छोटा सा वर्कडन होगा एफ डॉट डी एस। तो पहले हम वर्कडन लिखते हैं और फिर मैं आपको उसको फिजिकली समझाऊंगा। तो जब हम डॉट करते हैं तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट। एक्स वाला एक्स के साथ में डॉट होगा, तो एफ एक्स डी एक्स।
एफ एक्स डी एक्स प्लस, फिर बाद में हम वाई वाला वाई के साथ में डॉट करेंगे, तो ये एफ वाई डी वाई आ गया, देखिए एफ वाई डी वाई। फिर बाद में एफ जेड डी जेड, तो ये देखिए छोटा सा वक्र है ये। और इसको मेरे को इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था। कैसे लिख सकते थे अपन लोग? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स, तो उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? एफ एक्स। भाई उसके परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। अब यहां से मैं इंटीग्रेशन से, छोटे से वक्र का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे वक्र मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, प्लस एफ वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन, प्लस एफ जेड डी जेड, इसका इंटीग्रेशन। लिमिट एक्स वन से एक्स टू, वाई वन से वाई टू, और इसका जेड वन से जेड टू, क्योंकि इसको मुझे जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो जेड वन और जेड टू लिमिट। तो अल्टीमेटली फार्मूला मेरे पास में ये है। अब मैं एक क्वेश्चन करवा के इसका एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, अ फोर्स 2xi के प्लस 3y स्क्वायर जे के प्लस 3k के डिस्प्लेसेस पार्टिकल फ्रॉम 1,1,2 टू 3,2,5, ये दिया हुआ है। तो पहले आप देखिए क्या फोर्स, ये वाला फोर्स देखिए कांस्टेंट है? नहीं, इस बार फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ये जो फोर्स लिख रहा हूं मैं, 2xi के प्लस 3y स्क्वायर जे के प्लस 3k के, इस बार अलग अलग एक्स पर फोर्स अलग अलग होगा, अलग अलग वाई पर फोर्स अलग अलग होगा, लेकिन हाँ जेड में फोर्स कांस्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पर फोर्स वेरी कर रहा है, तो मैं डी एस वेक्टर लिखूंगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और फिर छोटा सा वक्र निकाल लेते हैं इन दोनों को डॉट करके। आई वाला आई के साथ में डॉट होगा, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 2x dx, आई वाला आई के साथ में 2x dx। फिर अगला क्या मिलेगा, 3y स्क्वायर dy। फिर अगला 3dz। फिर सारे वक्र को जोड़ूंगा मैं, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो मुझे वक्र मिल जाएगा। इसमें मुझे dx मतलब x की लिमिट लगानी है। अब x पहले था 1 और फिर हो गया 3, तो लिमिट लगा दीजिए 1 से 3। y जो था वो पहले 1 था, फिर हो गया 2, तो y की लिमिट 1 से 2, और z 2 से 5 हो गया, तो 2 से 5। अब इसमें 2 कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगाना है 1 से 3, प्लस 3 बाहर निकाला, वाई क्यूब बाय 3, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो दिस इज वाई क्यूब बाय 3। और इसमें 3 बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, जेड होगा, लिमिट लगाना है 2 से 5, so this will be equal to 2 कैंसिल कर देते हैं, 3 कैंसिल कर देते हैं। तो पहले x की जगह पर मैंने लिखा है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस, फिर इस x की जगह पर मैं लिखता हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पर y की लिमिट लगानी थी, y की लिमिट 1 से 2, तो ये 1 से 2 लगा दी। तो पहले y की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, 2, तो y क्यूब का मतलब है 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब,
प्लस यहाँ से 3 बाहर निकाला मैंने, और जेड में पहले मैं रखूंगा 5 और फिर मैं रखूंगा 2। सो दिस इज 9 माइनस 1 प्लस 8 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3। सो दिस इज 8 प्लस 7 प्लस 9। So it comes out to be 15 plus 9, which is nothing but 24 joules. तो देखिए हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कर दिया। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में जरूरी नहीं है कि आपको फोर्स ऐसे लिख के देंगे। ये जितने भी टाइप क्वेश्चन थे वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एरिया से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब वो फोर्स वेरिएबल है, ये देख लीजिए आप। ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्टेंस एक्स, और ये उन्होंने ग्राफ बना दिया, ऐसा ग्राफ बना दिया। तो अब अलग अलग एक्स में फोर्स का वैल्यू देखिए अलग है। मैंने एक्स बढ़ाया, फोर्स बढ़ गया देखिए। अगर मैं एक्स कम करता हूं तो फोर्स देखिए कम हो जाता है। तो क्या ये वेरिएबल फोर्स है? बिल्कुल। इस बार फोर्स जो है वो वेरिएबल है। अगर आप फोर्स मुझे लिख के दे देते तो मैं उसको सॉल्व करके निकाल लेता। ये देखिए निकाला है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने मुझको एक ग्राफ बना के दे दिया है और फिर आपने पूछा है मुझसे वर्क डन निकाल के बताइए। तो ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। जो भी वर्क डन है, मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड लिख सकता हूँ। अब आपने ग्राफ मेरे को एफ और एक्स का बनाया है, इसका मतलब फोर्स जो है एक्स पर डिपेंड कर रहा है, मतलब वाई और जेड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब मैं एफ वाई और एफ जेड को अभी मैं जीरो मान ले रहा हूँ। मतलब फोर्स एक्स के साथ में वेरी कर रहा है, राइट। और अगर ये फोर्स है भी तो डी वाई और डी जेड जीरो है। अगर आप ऐसा सोचें कि फोर्स है तो, और मेरी बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो मैं इतना सब कुछ ना लिख के मैं सीधा लिखूंगा कि फोर्स जो है वो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है। अब एफ एक्स डी एक्स मतलब ये वाला फोर्स जो है वो एफ एक्स, एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया। देखिए ये जो एरिया है ए, वही इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है। सबसे पहले तो मुझे कैसे पता चला ये एफ एक्स डी एक्स का को इंटीग्रेट करके मिलेगा? तो देखिए एक फोर्स से एक ग्राफ, मतलब एक एफ दिखाई दे रहा है एफ एक्स, और दूसरा दिखाई दे रहा है एक्स। तो एफ एक्स इंटू एक्स जो है वो यही वाला एरिया होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही वाले एरिया के डायमेंशन मिलेंगे। और मैंने यही वाला एरिया क्यों लिया? क्योंकि मुझे क्या बोला गया है, डीएक्स लिमिट किस में लगानी है, एक्स वन से एक्स टू पर लिमिट लगानी है, एक्स वन से एक्स टू, यहां से यहां तक। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि अगर ये y है और ये x है और ग्राफ ऐसा है, इधर देखिए, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिखता हूं तो आप ये वाला x एक्सिस वाला एरिया लीजिएगा, ये वाला एरिया। और वहीं पर मैं इंटीग्रेशन ऑफ x dy लिखता हूं, dy, तो प्रोजेक्शन कहां पर लेंगे हम लोग, y में लेंगे। तो अब बताइए एफ एक्स डी एक्स है तो प्रोजेक्शन कहां पर लेना है मुझे, एक्स एक्सिस पर। तो ये वाला जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर देता है, वर्क डन। तो अब से हम डायरेक्ट लिखेंगे कि अगर मुझे कोई एफ और एक्स के बीच का ग्राफ दे रहा है, और सपोज ग्राफ ऐसा है, ये एक्स वन है और ये एक्स टू है, तो ये वाला जो
एरिया है वो है वर्क डन बाय फोर्स बिटवीन x is equal to x1 and x is equal to x2। ठीक। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, पहला तो बहुत ही सिंपल है। ये रहा फोर्स, ये रहा x, और मान लीजिए x जो है वो 2 मीटर है और फोर्स जो है वो है 10 न्यूटन। तो वर्क डन बाय फोर्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 मीटर मुझको निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ, बेस की जगह पर मैंने लिखा 2 और हाइट की जगह पर लिखा मैंने 10। so it comes out to be 10 joules। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। ये देखिए, ये है आपका 1 मीटर, ये है 10 न्यूटन, ये है 20 न्यूटन, और ये है 3 मीटर। और क्वेश्चन पूछा गया है फिर से, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स बिटवीन x is equal to 1 मीटर एंड x is equal to 3 मीटर। सो वंस अगेन हमको ये वाला एरिया ही निकालना है। अब ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड को हम लोग ऐड करते हैं। तो ये वाला 10 न्यूटन हो गया और ये वाला 20 न्यूटन हो गया। तो 10 + 20 / 2, जो भी आपका पैरेलल साइड है उसका एवरेज ले लीजिए और पैरेलल साइड के बीच की दूरी 3 - 1 2 लिख लीजिए। तो आपका आंसर आ गया 30 जूल्स। बस एक शॉर्ट नोट में आप देख लीजिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्या ये फोर्स वेरिएबल है? हाँ, फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मैथमेटिकली भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये देखिए, इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर मैथमेटिकली भी करा है। दूसरा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ के मुझे क्या मिलता है, एरिया। तो अगर मैं एरिया ग्राफ से निकाल सकता हूँ तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ। राइट। तो इस सीरीज में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग वर्क एनर्जी पढ़ेंगे।